है। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे कि 22 करोड़ जो भारतवासी डूबे हुए हैं शराब के गर्त में और शराब के घोल में डूबे हुए हैं, हम उसमें नहीं डूबेंगे और जो डूबे हुए हैं उनको उसमें से निकालने का रात दिन प्रयास करेंगे। हम तो नहीं डूबेंगे, हम तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, हम तो कभी बियर नहीं पिएंगे, विस्की नहीं पिएंगे, हम तो जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे। और दूसरे लोग जो इस नशे में डूब चुके हैं, व्यसन में डूब चुके हैं, इनको इस व्यसन में से और नशे में से बाहर निकालेंगे। और इस काम में हमारी बहनों की और माताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप माताओं बहनों को एक पुरानी जानकारी मैं देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में माताओं बहनों ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था शराबबंदी के खिलाफ और इतना सफल आंदोलन हुआ था पूरे आंध्र प्रदेश में कि सरकार को झक मार के पूरे आंध्र प्रदेश में शराब बंद करनी पड़ी थी। वो माताओं बहनों की ताकत पर हुआ था। माताएं बहनें क्या करती थी, आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में जाकर जो शराब बनाने के कारखाने होते थे, अड्डे होते थे, उनको तोड़ने का काम किया करती थी और पुलिस कई बार उन्हें गिरफ्तार करती थी तो माताओं बहनों को घबराहट नहीं होती थी, डर नहीं होता था, वो आसानी से गिरफ्तारी देती थी और फिर दूसरी माताएं बहनें उनके स्थान पर आकर दूसरे स्थान को तोड़ने के लिए निकल जाती थी। ऐसी लाखों लाखों माताओं बहनों ने पूरे आंध्र प्रदेश में शराबबंदी का काम सफलतापूर्वक किया और पूरी सरकार को शराबबंदी आंध्र प्रदेश में करनी पड़ी थी और कानून बनाना पड़ा था। ऐसे एक दूसरा उदाहरण हरियाणा, वहां की माताओं बहनों ने भी शराबबंदी के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था और आंदोलन इतना ताकतवर था और इतना सफल था और इतना सार्थक था कि हरियाणा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल को पूरे हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी करनी ही पड़ी थी और शराब के सारे ठेके बंद करने पड़े थे। और यहाँ हरियाणा में भी यही होता था कि माताएं बहनें निकलती थी लाठियां ले लेके और जो शराब के ठेकेदार होते थे उनके सिरों को तोड़ देना, उनकी टांगों को तोड़ देना और उनके शराब के स्थानों को तोड़ देना, शराब के मटकों को तोड़ देना, ये जबरदस्त तरीके से पूरे हरियाणा में चला करता था। उत्तराखंड राज्य में भी सालों साल माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया है और इस शराबबंदी के आंदोलन में बहुत सारी माताओं बहनों ने अपने जीवन को दांव पे लगाकर, अपने जीवन में रिस्क उठाकर उत्तराखंड में पूरी ताकत से शराबबंदी करवाई है। तो भारत में ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां पर माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया और पुरुष भाइयों ने उनका पूरी तरह से सहयोग दिया। तो हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को भी ये बात आदर्श के रूप में अपने सामने रखनी चाहिए कि हरियाणा में अगर ये हुआ, उत्तराखंड में अगर ये हुआ, आंध्र प्रदेश में अगर ये हुआ, तो सारे देश में ये हो सकता है। बस एक साथ पूरी ताकत हमें लगाने की जरूरत है। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता भारत के करीब 680 जिलों में फैले हुए हैं और ये अगर खड़े हो गए और एक एक योग शिक्षक ने 10 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया तो करोड़ों की संख्या में लोग आपके साथ इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस शराब के बारे में हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी मानता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, पीने लायक नहीं है, पिलाने लायक नहीं है, इसको तो बंद ही होना चाहिए। और शराब जिस घर में पी जाती है और पिलाई जाती है, उस घर की माँ और बहन को, बेटी को सबसे ज्यादा दुर्दिन देखने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति का पैसा शराब में जाने लगता है उस व्यक्ति के घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उस घर के बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उस घर के बच्चों का दवा दारू खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उसकी सामाजिक इज्जत और हैसियत खत्म हो जाती है और उसकी पारिवारिक इज्जत भी चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी को होता है तो माँ को होता है, बहन को होता है, बेटी को होता है। किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक जाए, किसी के बच्चे की दवा दारू ना होने पाए, किसी का बच्चा समाज में बदनाम होना शुरू हो जाए, ये सबसे ज्यादा कष्ट अगर होता है तो माँ को होता है। इसलिए माँ के मन में हमेशा तीव्रता रही है इस आंदोलन को चलाने की और अभियान को बढ़ाने की। तो मैं अपील करता हूँ भारत स्वाभिमान की सभी बहनों से, सभी माताओं से कि एक नया शराबबंदी का आंदोलन पूरे देश में हम भी चलाएं और आप आगे आगे चलें। हम सब भाई आपके साथ पीछे पीछे इस आंदोलन में
कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और भारत के लोग जो 22 करोड़ की संख्या में चारित्रिक और नैतिक रूप से डूब गए हैं इस शराब में, इनको बाहर निकालने का अभिक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने हमें चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए शराब के साथ एक दूसरा काम और भी किया था, और उसमें भी हम भारतवासी काफी डूब गए हैं। और वो दूसरा काम ये था, भारतवासियों को वैश्यावृत्ति के रास्ते पर ढकेलना। बहुत खराब काम ये अंग्रेजों ने किया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1760 के पहले इस हिंदुस्तान में कोई शराब नहीं पीता था। ऐसे ही 1760 के पहले के दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, इस देश में कहीं कोई वैश्या घर नहीं था, वैश्यालय नहीं था पूरे हिंदुस्तान। ये अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहला वैश्यालय और सबसे पहला वैश्याघर खोला सन 1760 में, प्लासी के युद्ध के बाद कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बहुत बदनाम इलाका कहा जाता है जिसको भारत सरकार रेड लाइट एरिया कहती है, और उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी का रेड लाइट एरिया है। आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा, दुख होगा, ये अंग्रेजों का बसाया हुआ है और अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 1760 के पहले हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी वैश्याघर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो आप बोलेंगे मुस्लिम शासकों के जमाने में क्या होता था? जब मुगल सम्राट इस देश में होते थे, मुगल शासक इस देश में होते थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले शासक होते थे, तब क्या होता था? मुस्लिम शासकों के जमाने में 700 साल तक इस देश में एक भी वैश्यालय नहीं बना, एक भी वैश्याघर नहीं बना। कुछ एक दो मुस्लिम शासकों ने, जो अपवाद माने जाते हैं, जिनको उनके धर्म वाले भी गालियां देते हैं, एक गलत काम शुरू किया था। माताओं बहन बेटियों को घरों में से उठा लेना और जबरदस्ती उनको एक महल में रखना। उस महल का नाम हरम होता था। उस हरम में मुस्लिम शासक अपने आमोद प्रमोद के लिए, समय गुजारने के लिए माताओं बहन बेटियों का नाच वगैरह कराया करते थे। तो ये कुछ मुस्लिम शासकों ने किया, लेकिन वैश्याघर और वैश्यालय इस हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। आप बोलेंगे पुराने जमाने में तो हमारे देश में हमने इतिहास में पढ़ा है, कुछ उपन्यास भी पढ़े हैं। हो सकता है आपने एक उपन्यास पढ़ा हो अपने जीवन में, वैशाली की नगर वधु। ये सम्राट अशोक के जमाने की बात है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात है कि नगर वधु हुआ करती थी। हाँ, उस जमाने में नगर वधु हुआ करती थी, लेकिन उसका काम वैश्या के काम से बिल्कुल अलग होता था। नगर वधु जो होती थी वो पूरे नगर की बड़ी सम्मान और इज्जत वाली कोई महिला और बहन हुआ करती थी, और नगर वधु के शरीर को कोई भी पुरुष चाहे तो अपनी वासना का शिकार नहीं बना सकता था, और नियम और कानून ऐसे थे कि नगर वधु के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता था। आप बोलेंगे फिर ये नगर वधु होती किस लिए थी? ये नगर वधु हुआ करती थी समाज के लोगों को संगीत की तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, जैसे नृत्य सिखाने के लिए, जैसे गायन सिखाने के लिए, जैसे वादन सिखाने के लिए। वो संगीत की कला में बहुत निपुण कलाकार हुआ करती थी, और उनके द्वारा संगीत शिक्षण और प्रशिक्षण का काम चला करता था। सम्राट अशोक के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त के जमाने में, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने में, जितने भी भारत में चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, इनके जमाने में जो नगर वधुएं हुआ करती थी, वो संगीत का शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाली उच्च इज्जतदार, बहुत रौबदार महिलाएं हुआ करती थी। वो अपने शरीर का सौदा करने वाली सामान्य वैश्याएं नहीं हुआ करती थी। तो नगर वधु एक अलग बात थी, हरम में महिलाओं का रहना बिल्कुल अलग बात थी। अंग्रेजों ने क्या किया? भारतवासियों के चरित्र को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए सबसे पहली बार एक वैश्याघर खोल दिया, और वो वैश्याघर सोनागाछी का, कलकत्ता का वैश्याघर बन गया। अंग्रेजों ने वहां क्या किया? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को लूटा। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। उस रॉबर्ट क्लाइव ने न सिर्फ कलकत्ता के धन संपत्ति को लूटा, बल्कि जिन घरों में वो गया उन घरों की माताओं बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को भी लूटा। और ऐसे सैकड़ों घर थे जहां अंग्रेज घुस गए और उन्होंने हमारी मां बहन बेटियों की आबरू को तार तार कर दिया।
फिर उन माँ बहन बेटियों का समाज में कोई रखवाला नहीं रहा। घर वालों ने उनको निकाल दिया, समाज ने उनको तिरस्कृत कर दिया और अंग्रेजों ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया। तो ऐसी माँ बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के अंग्रेजों ने वैश्या बना दिया और नियमित रूप से उनके वैश्या घर में अंग्रेज सैनिक अपनी वासना की शांति के लिए, अपनी भूख की शांति के लिए, शरीर वासना की शांति के लिए जाया करते थे। और धीरे धीरे ये वैश्या घर कलकत्ता से आगे बढ़ के हिंदुस्तान के अलग अलग नगरों में फैलते चले गए। अंग्रेजों ने जहां जहां कब्जा किया, जैसे कलकत्ता में, जैसे पूना में, जैसे पटना में, जैसे दिल्ली में, जैसे मुंबई में, मद्रास में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, ऐसे 350 बड़े शहरों में अंग्रेजों ने कब्जा करके अपनी छावनियां बनाई और हर छावनी में अंग्रेजों ने एक एक वैश्याघर बना दिया। पहले क्या होता था, इन वैश्याघरों में दूसरे देशों से गुलाम बनाकर लाई गई लड़कियां रखी जाती थी। फिर भारत की माँ बहन बेटियों की जिनकी इज्जत अंग्रेज तार तार करते थे, उनको रखवाना शुरू किया और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। और बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हजारों हजारों भारतीय माँ बहन बेटियों को अपनी इज्जत गंवाकर, अपनी अस्मत गंवाकर अंग्रेजों की इस क्रूरता का शिकार होना पड़ा, अंग्रेजों की पिपासा का शिकार होना पड़ा और उनको मजबूरी में ये वैश्या धर्म अपनाना पड़ा। परिणाम उसका क्या हुआ, ऐसी वैश्याओं की संख्या बढ़ती चली गई और वैश्या घरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अब मुझे बहुत अफसोस है और मेरे मन में हमेशा ये आता है कि अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो वैश्यावृत्ति खत्म होनी चाहिए थी। अंग्रेजों के जाने के बाद ये गलत काम इस देश में बंद होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शरीर पिपासा को शांत करने के लिए ये सारा दुष्कर्म शुरू किया था। तो अंग्रेजों के जाने के बाद इसे क्यों चलते रहना चाहिए। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भारतीय लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन करने वाला ये वैश्यावृत्ति का काम और तेजी से बढ़ गया है, और तेजी से फल फूल रहा है, और ज्यादा बड़े पैमाने पर वैश्या घर खुल रहे हैं, और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारी माँ बहन बेटियों को मजबूरी में इस व्यापार में धकेला जा रहा है। आंकड़ों में अगर मैं बात करूं तो आपको सुनकर हैरानी होगी। 1760 में अंग्रेजों ने जो पहला वैश्याघर खोला था उसमें 200 के आसपास वैश्याएं हुआ करती थी। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद जब काले अंग्रेजों का शासन आ गया है, माने भ्रष्ट भारतीय नेताओं का शासन आ गया है, तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 20,80,000 माताएं बहनें वैश्यावृत्ति के काम में लग गई हैं। अंग्रेजों के पहले या अंग्रेजों के समय में 200 माताएं बहनें मुश्किल से इस काम में थीं। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद 20,80,000 माताएं बहनें इस वैश्यावृत्ति के काम में हैं। और गैर सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए, जो संस्थाएं वैश्याओं के उद्धार के लिए काम करती हैं, वैश्याओं को इस वैश्यावृत्ति से बाहर निकालने के लिए जो संस्थाएं भारत में काम करती हैं, उनके आंकड़ों को अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि भारत में करीब 1,50,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें हैं जिनको मजबूरी में ये वैश्यावृत्ति का काम करना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी क्या है? एक मजबूरी है सबसे बड़ी कि उनका पति शराबी, एक मजबूरी दूसरी उनकी सबसे बड़ी कि उनका पति उनको मारता पीटता है। आप जानते हैं हमारे देश की माँ बहन बेटियों के साथ घरेलू हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पति अगर शराबी हो जाए तो पत्नी को पीटता है और इतना पीटता है कि पत्नी घर छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाती है। और ज्यादातर माताएं बहनें पत्नी के रूप में जो घर छोड़कर भागने को विवश हो जाती हैं, वो जाने अनजाने किसी वैश्या घर में पहुंच जाती हैं। तो हमारे देश में 1,50,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें जो गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई हैं, उनमें से 34% माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने शराबी पति के दुष्कर्म के चलते, शराबी पति से मार खाते खाते, पिटाई खाते खाते मजबूर होकर, परेशान होकर घर छोड़कर भागी हैं और इस काम में लग गई हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी इच्छा से ये काम नहीं स्वीकार किया है। इसका मतलब उन्होंने अपनी सद्भावना से इस काम में अपने को नहीं लगाया है। उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसने उनको मजबूर किया है इस काम में लगने के लिए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि इन 1.5 करोड़ माताओं बहनों में 18 साल से कम उम्र की माताओं बहनों की संख्या 30% से ज्यादा। 18 साल से कम उम्र की बहनें, बेटियां 30% से ज्यादा हैं
जो इस वैश्यावृत्ति के रैकेट में धकेली गई। आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा ये रैकेट चलता है। मैंने उड़ीसा में बहुत बार प्रवास किया है। उड़ीसा में काफी गरीबी वाला इलाका है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में कालाहांडी, हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में बोलांगीर, हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में ढेंकानल, ऐसे कई जिले, 6-7 जिले। आपको मालूम है भारत के सबसे गरीब जिलों में से 6 जिले उड़ीसा में ही पड़ते हैं। और इन 6 जिलों में कई गांवों में मैं गया हूं एक सर्वेक्षण करने के लिए। तो वहां क्या होता है, गरीबी के कारण कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बेटी और बेटे को बेच देने के लिए मजबूर होते हैं। बेटी बिक जाती है तो वैश्या घर में पहुंच जाती है, बेटा बिक जाता है तो किसी के घर में नौकर बन के पहुंच जाता है। तो उड़ीसा के गरीबी के वाले इलाके से, झारखंड के गरीबी वाले इलाके से, बंगाल के गरीबी वाले इलाके से, आसाम के गरीबी वाले इलाके से और उत्तर पूर्व के गरीबी वाले इलाके से और भारत के अन्य गरीबी वाले इलाकों से माँ बहन बेटियों को मजबूरी में जो माता पिता बेच रहे हैं और दलाल लोग उनको खरीदकर वैश्या घरों में लाकर डाल रहे हैं, ये दूसरा बहुत बड़ा दुष्चक्र है जो हमारे देश में ये चल रहा है। और एक तीसरा बड़ा दुष्चक्र हमारे देश में है कि बहुत सारी माता बहन बेटियां जिनको पैसे की इतनी ज्यादा आकांक्षा हो गई है कि थोड़े से खर्चे में उनका जीवन नहीं चलता, उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए खर्च चलाने के लिए, जिनके खर्च 1000, 2000, 5000 में पूरे नहीं होते, जिनके रोजमर्रा के खर्च हजारों में होते हैं, 10, 15, 20 हजार से कम में जिनका जीवन नहीं चल सकता, ऐसी माँ बहन बेटियों ने इच्छा के साथ इस पेशे में अपने को डाल दिया है। और उनको हम एक अंग्रेजी शब्द से संबोधित करते हैं, कॉल गर्ल। ये कॉल गर्ल्स वो बेटियां हैं, वो बहनें हैं जो अपनी इच्छा से इस बिजनेस में आई हैं और पैसे के लिए मात्र अपने शरीर की नुमाइश करके अपने शरीर को बेचकर इस काम में लगी हुई हैं। तो 3 स्तर पर यह दुष्कर्म हमारे देश में चल रहा है और इसने भारत के करोड़ों लोगों की नैतिकता को और चरित्र को तार तार कर दिया है। पहले जिन वैश्या घरों में अंग्रेज सैनिक जाया करते थे अपने शरीर की आग को शांत करने के लिए, अब उन्हीं वैश्या घरों में हमारे भारतवासी जा रहे हैं अपने शरीर की आग को शांत करने के लिए। और जो जा रहे हैं वो चरित्र और नैतिकता में गिरते ही चले जा रहे हैं, डूबते ही चले जा रहे हैं। उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं है, उनके संकल्प में इतना दम नहीं है कि समाज के दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो ये एक दूसरा बड़ा दुष्चक्र हमारे देश में है, शराब के बाद वैश्यावृत्ति का, जिसमें हम काफी कुछ डूब गए हैं और करोड़ों भारतवासी इसमें शिकार हो गए हैं। तो मैं आप सभी को भारत स्वाभिमान की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमको शराबबंदी का जैसे आंदोलन चलाना है, वैसे ही इस वैश्यावृत्ति को खत्म करने का भी आंदोलन चलाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे शराब में डूबे हुए 20-22 करोड़ भारतवासियों को हम निकालना चाहते हैं और उनको उच्च चरित्र और उच्च नैतिकता देना चाहते हैं, वैसे ही इस वैश्यावृत्ति के घृणित काम में डूबी हुई बहन बेटियों को निकालना है और इस घृणित काम में लगे हुए भाइयों को भी इसमें से बाहर निकालना है। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कमर कस के पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। तो आप सभी भारत स्वाभिमान के शिक्षकों से, कार्यकर्ताओं से, सेनानियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन के सामने एक दूसरा उच्च आदर्श और रखें। पहला आदर्श आपने रखा है व्यसन मुक्त हिंदुस्तान बनाना, व्यसन मुक्त भारत बनाना, व्यसन मुक्त भारतीय समाज बनाना। तो दूसरा वासना मुक्त भारत बनाना, वासना मुक्त भारतीय समाज बनाना, ये भी दूसरा बड़ा आदर्श हमें रखना पड़ेगा। तभी जाकर कोई बड़ी सामाजिक क्रांति हम कर पाएंगे। आर्थिक क्रांति करना बहुत आसान काम है, राजनीतिक क्रांति करना भी बहुत आसान काम है, लेकिन सामाजिक क्रांति करना, नैतिक क्रांति करना, चारित्रिक क्रांति करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ऊंचा काम होता है। इसको करने वाले भी बिरले होते हैं और करने वाले भी संख्या में बहुत कम होते हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस वासना से डूबे हुए भारत के भाइयों को और इस वासना के कीचड़ में लिपटी हुई हमारी बहन, माँ बहन, बेटियों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कमर कस के अपने अपने स्थानीय स्तर पर अभियान चलाएं और इस अभियान को एक सार्थक और सफल परिणाम तक पहुंचाएं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे मैं और कहना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने हमको चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से गिराने के लिए जो बहुत सारे काम किए,
उनमें से एक काम और किया, अश्लीलता को इस देश में अंग्रेजों ने बहुत फैलाया और बहुत बढ़ावा दिया। हर क्षेत्र में अश्लीलता को उन्होंने फैलाया और बढ़ावा दिया। माँ बहन बेटियों के शरीर को विद्रूप तरीके से प्रदर्शित करके अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसी परंपरा डाल दी जो अब हमारे गले की फांस बन गई है और एक गले की हड्डी जैसी हो गई है। इस अश्लीलता को अंग्रेजों ने जन्म दिया अपने स्वार्थ के लिए, और उनका स्वार्थ बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों का नैतिक रूप से पतन हो, आध्यात्मिक चारित्रिक रूप से पतन हो, तभी भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम हो पाएंगे। तो उन्होंने अश्लीलता को बढ़ावा देना शुरू किया, जुआबाजी को बढ़ावा देना शुरू किया। जुआ की संस्था इस देश में अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई और अश्लीलता फैलाने का काम भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। अंग्रेजों के जमाने से बढ़ते बढ़ते ये 1947 तक काफी बड़े पैमाने पर फैला। अब हमारा ऐसा ही कल्पना थी, हमारा ऐसा ही उद्देश्य था कि जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो ये अश्लीलता और ये जुएबाजी का सारा कुतंत्र बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी ये फैलता ही जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इस पर भी हमें कमर कस के कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अश्लीलता बहुत तेजी से फैल रही है हमारे देश में। आप जानते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हिंदुस्तान में बनने वाले सिनेमा की है, फिल्मों की है। फिल्मों ने पिछले 50-60 वर्ष में इतनी तेजी से अश्लीलता को फैलाया है कि 10, 12, 15 साल के बच्चों तक अब ये बहुत आसानी से पहुंच में आ गई है। उसके बाद विदेशी पत्र पत्रिकाओं ने इसको बहुत तेजी से फैलाया है इस देश में और आगे बढ़ाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत देश में 1992 के पहले कोई विदेशी पत्र पत्रिकाएं नहीं आती थी, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, कानून बनाकर सरकार ने रखा हुआ था। 1992 में एक नीति बनी सरकार की, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। इस नीति में सारे दरवाजे खोले गए विदेशी पत्रिकाओं के लिए, विदेशी अखबारों के लिए और विदेशी फिल्मों के लिए। अब विदेशी फिल्म, विदेशी पत्रिकाएं और विदेशी अखबार आना शुरू हो गए और उन्होंने इस देश में एक बाढ़ सी ला दी है। और थोड़े दिन के बाद भारत सरकार ने एक इंटरनेट की दुनिया शुरू की है और इंटरनेट की दुनिया में आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा और दिखाया जाता है तो वो सेक्स है, अश्लीलता है और वल्गैरिटी है। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर 12-15 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जितनी वेबसाइट्स हमारे देश में खोली जाती हैं सर्फिंग के लिए, देखने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा वेबसाइट्स खोली जाती हैं वो सेक्स से संबंधित होती हैं और अश्लीलता से संबंधित होती है। कंप्यूटर का माउस आप क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन पर सैकड़ों सेक्स की वेबसाइट्स खुल जाती है और उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान पूरी तरह से डूब रहे हैं उस गर्त में और दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 15-20 साल से लेके 20-25 साल के बीच में है, ये सेक्स की दुनिया में, अश्लीलता की दुनिया में इतने ज्यादा डूबने लगे हैं कि वही उनको अभीष्ट लगने लगा है। और थोड़े दिनों से हमारे देश में जो बहस चली है समलैंगिकता की, कि समलैंगिकता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो समलैंगिकता के समर्थन में वो सब नौजवान उतर पड़े हैं जो सेक्स और अश्लीलता की दुनिया में पिछले 10-15 वर्षों से डूबे हुए हैं। हमारे घर के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, हमारे अपने घर के बेटे बेटियां, हमारे अपने घर के भाई बहन कब किस गलत रास्ते पर चल पड़े हमें खुद नहीं मालूम होता है। मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूँ, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घरों में जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई, हमारे बेटे या बेटी ने जब हमें कंप्यूटर मांगने की जिद की तो हमको सबसे बड़ा डर यही लगता है अपने मन में कि पता नहीं ये कंप्यूटर खरीद के हम दे रहे हैं, इस कंप्यूटर का हमारे बच्चे सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर आते ही इंटरनेट कनेक्शन आता है और इंटरनेट कनेक्शन आते ही अश्लीलता पूरे अपने निर्वस्त्र रूप में हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने पसर गई होती है। इस अश्लीलता की भरी हुई पत्रिकाएं, इस अश्लीलता से भरी हुई फिल्में अंधाधुंध भारत में विदेशों से लाई जा रही हैं, आयात की जा रही हैं और इस देश के सिनेमाओं में दिखाई जा रही हैं। बहुत शर्म और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सभी शहरों के सिनेमा घर में
सवेरे का एक शो चलता है 9-10 बजे के आसपास से लेके 12 बजे तक, वो ऐसी ही अश्लील फिल्मों का शो होता है जो विदेशों से चोरी छुपे लाई जाती हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को दिखाई जाती। और हमारे देश के नौजवान अपना स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, अपनी कक्षाएं छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर सबसे ज्यादा फिल्में देखने पहुंचते हैं तो ये सवेरे के शो में ही पहुंचते हैं जो 10 से 12 के बीच में होता है, जिसमें अश्लील फिल्में दिखाई जाती। आप सोचिए, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं हैं तो वो इसी हिंदुस्तान में है। भारत की जनसंख्या का कुल आकलन करें तो 115 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। इस 115 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 60 करोड़ हमारे नौजवान हैं। और ये 60 करोड़ नौजवान आप अगर अश्लीलता की खाई में इनको धकेल देंगे, इन नौजवानों को अगर अश्लीलता में आप डुबो देंगे, इन नौजवानों को सेक्स की वल्गैरिटी में आप जाने देंगे, तब तो हिंदुस्तान का भविष्य पूरी तरह से चौपट होने वाला है। इसलिए इस अश्लीलता के खिलाफ भी हमको एक बड़ा अभियान और बड़ा संघर्ष चलाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में आपका बेटा या बेटी नौजवान है, आपका छोटा भाई या बहन नौजवान है और वो कंप्यूटर की दुनिया में रहता है और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो आप हमेशा अपनी आंखों के सामने उसको इस्तेमाल करने के लिए समय दीजिए। उसको अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि आपका नैतिक दबाव हटते ही पता नहीं माउस पर वो क्या क्लिक करेगा और कौन सी दुनिया में जाकर वो डूब जाएगा। अपनी आंखों के सामने उनको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करने दीजिए। और इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए तो ज्ञान के लिए, ज्ञान की बातों के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए इस्तेमाल करने दीजिए, ना कि समय को बिताने के लिए उसको इस्तेमाल करने दीजिए। ये एक काम करिए। और दूसरा काम, जो नौजवान इस दुनिया में अश्लीलता में, वल्गैरिटी में डूब गए हैं, इन नौजवानों को बाहर निकालने के लिए भी हम सबको कमर कस के अभियान चलाना पड़ेगा और हम सबको कमर कस के काम करना पड़ेगा। और ये काम अगर हम करेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत फिल्मों से करिए। हमारे देश में फिल्में जो सबसे ज्यादा माता बहन बेटियों को गलत तरीके से चित्रित करती हैं और अश्लीलता का सबसे ज्यादा फैलावा करती हैं, इन फिल्मों का बहिष्कार करना आप शुरू करिए, क्योंकि बहिष्कार वो हथियार है, बहिष्कार वो डायनामाइट है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ों को तोड़ सकता है। अगर आप बहिष्कार की ताकत अपने मन में रखते हैं और बहिष्कार का जज्बा आपके अंदर है, तो आप इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं पारिवारिक रूप से, फिर इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं सामाजिक रूप से, और फिर इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं राष्ट्रीय रूप से। तो ऐसी गलत फिल्में जो माताओं बहनों को गलत तरीके से चित्रित करती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं, सेक्स और वल्गैरिटी में नौजवानों को डुबोती हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। इसी तरह से जो सीरियल आ रहे हैं हमारे टीवी चैनलों पर, और जिन सीरियलों में सिवाय इस विषय के दूसरा कोई विषय नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, क्या एक दो नहीं, ऐसे बीसियों चैनलों पर हमारे यहाँ सीरियल्स आ रहे हैं जिनमें इस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इनको भी आप पूरी ताकत से बहिष्कार करना शुरू करिए। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, दबाने की ताकत पैदा करिए। रिमोट जब आपके हाथ में है, स्विच आपके हाथ में है, तो रिमोट कंट्रोल को ऑफ करना भी आपके हाथ में है, स्विच को ऑफ करना भी आपके हाथ में है। बस आप में संकल्प की ताकत की जरूरत है। तो अपने संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, अपने परिवार के बेटे बेटियों के संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, अपने परिवार के भाई बहनों के संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, और ये रिमोट कंट्रोल के स्विच को ऑफ करना सीख लीजिए। और ये फालतू और खराब सीरियल जो भी चैनल पर आते हैं, उन सब चैनलों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। आपको मालूम है, चैनल चलते हैं विज्ञापनों से, और विज्ञापन मिलते हैं टीआरपी से, और टीआरपी ज्यादा आती है ज्यादा से ज्यादा लोग जब उस चैनल को देखते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग किसी चैनल को देखते हैं तो उस चैनल की टीआरपी बहुत ऊंची आ जाती है, उसको विज्ञापन अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उस चैनल के विज्ञापनों की संख्या बढ़ने से उस चैनल का ऐसा सारा दुष्कर्म शुरू होता है, वो हर तरह की अश्लीलता और हर तरह की अभद्रता पर उतर आते हैं। तो ऐसे चैनलों को सबक सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है
कि आप बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, चैनलों का स्विच ऑफ करना शुरू कर दीजिए।